चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो नीलम मैम ने जो बताया है हमें अमेंडमेंट्स, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, अमेंडमेंट्स को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो देखिए सबसे अमेंडमेंट तो वैसे बहुत है, बट अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है उसकी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ये है, आपको दिख रहा है पेज 68 टेबल 18 कॉलम 4, सब्स्टिट्यूट डैश फॉर 1.0 अगेंस्ट द लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस इम्पोज लोड। इम्पोज लोड लाइव लोड सेम ही बात है, सबको पता है ना। तो देखिए, तो आपका आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग की बुक है नीलम मैम की, उसमें पेज नंबर 58 खोल के बैठना जिनके पास भी है। उसमें देखो टेबल 3.1 में आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड में डेड लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5, लाइव लोड के लिए 1.5 और विंड लोड के लिए डैश है, ठीक है। विंड लोड का कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं हो रहा उसमें, क्यों? क्योंकि लोड कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा, डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसमें हम विंड लोड यूज नहीं करेंगे। पर आईएएस कोड में एक मिस्टेक थी, उनने विंड लोड की जगह भी 1.0 लिख रखा था, ठीक है ना। और मैम ने बुक में डैश लिख रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस अमेंडमेंट के हिसाब से है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 1.0 हमने गलती से लिख दिया था विंड लोड के नीचे, उसकी जगह आप डैश पुट कर दीजिए, क्योंकि वो गलत प्रिंट हो गया था, ठीक है। मैं आपको उस टेबल पे ले चलता हूँ जो आईएएस कोड में है, तो आपको समझ में आएगा मैं किस उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 68 में है ना, तो 80 पे होगा ये, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। और हमारे बुक में जो मैन की बुक है उसमें विंड लोड की जगह यहाँ पे डैश है, ठीक है ना। तो आपको ये कट करके यहाँ पर डैश लिखना है, डैश, ठीक है ना। ठीक है ना, ये अमेंडमेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है ना। बाकी एक मिनट, हाँ मुझ, ठीक है। पेज नंबर 68 आंचल ध्यानी, पेज नंबर 68, ठीक है। बुक में पेज नंबर 58 है और आईएएस कोड में पेज नंबर 68 है, ठीक है ना। तो बुक में आप देखेंगे कि विंड लोड की जगह डैश है वहां पे, और आईएएस कोड में 1.0 है। पर आईएएस कोड ने बाद में जो अमेंडमेंट दिए थे उसमें बता दिया था कि विंड लोड के नीचे डैश ही आएगा, ठीक है ना। आई होप ये अमेंडमेंट समझ में आ गया सबको। अमेंडमेंट में पढ़ता रहूंगा, इन केस अगर हमारे जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई अमेंडमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए तो हम एक काम करते हैं, पीपीटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। काफी बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी पीपीटी आ गई, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पर हम यहाँ तक हमने डिस्कस किया था उस दिन मेरे ख्याल से बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना। तो देखिए जब इलास्टिक थ्योरी से देखिए, वैसे तो हमने क्या किया था, वी क्यू बाई आई टी, वी क्यू बाई आई टी नहीं, सॉरी मैं अच्छे से लिखता हूँ, वी इंटू ए इंटू वाई अपॉन आई इंटू डी। ये था हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, है ना। ये किसके लिए था, आपका होमोजेनियस सेक्शन के लिए। किसके लिए? होमोजेनियस, ठीक है, जो एक ही मटेरियल से बना हो, ठीक है। तो कंक्रीट का हमारा होमोजेनियस है, कंक्रीट हमारा होमोजेनियस नहीं है, तो कंक्रीट के लिए हम इलास्टिक थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है, वी अपॉन बी जे, एक मिनट, बी जे डी, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। और जे क्या होता था हमारा, जे हमारा होता था लीवर आर्म, ठीक है। तो अगर आप डब्ल्यूएसएम से करेंगे तो लीवर आर्म क्या आएगा, सबको याद है ना, लीवर आर्म फैक्टर डब्ल्यूएसएम में क्या होता था, 1 माइनस के बाई 3, है कि नहीं। ये होता है लीवर आर्म फैक्टर, क्यू इज इक्वल टू वी बाई पीकेडी। ये हमारा इलास्टिक थ्योरी से ऐसा कर्व आता है, पैराबोलिक, है ना, न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक, और उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाता है कि नहीं। इलास्टिक थ्योरी से ये आता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन बीजेडी, है कि नहीं। उसमें जे क्या होता है हमारा, लीवर आर्म फैक्टर होता है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर क्या था, 1 माइनस के बाई 3, याद है सबको ना। उसमें के क्या था, 280/3 अपॉन 280/3 प्लस सिग्मा एस टी, यही था हमारा के, है ना। और हमारा एलएसएम में लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर क्या था, 1 माइनस 0.42 के, सबको याद है नहीं है, ठीक है। हमारा के 1 माइनस के बाई 3, ये था हमारा लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर डब्ल्यूएसएम में, है ना। और 1 माइनस 0.42 के, ये था हमारा लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर किसमें, एलएसएम में, है कि नहीं। सबको ये याद है ना, ठीक है। अगर याद नहीं है तो प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिवाइज करते रहो, डब्ल्यूएसएम एलएसएम दोनों को रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। रिवाइज करो, ठीक है ना। हमने डिस्कस डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, ठीक है।
चलिए मैं शेयर करता हूँ पीपीटी को फिर से, ठीक है। चलिए, तो ये आता है, पर आईएस कोड क्या बोलता है? आईएस कोड बोलता है कि देखो यार, एक तो दो चीजें हैं। एक तो यार तुम्हारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तो खाली रह गया, है ना? तो यहाँ पर क्या हम शेयर इन्फोर्समेंट ना दे? शेयर को वहां भी देना पड़ेगा। और ये देखो आप, क्योंकि ये पूरा कर्व है, ये पूरा कर्व नॉन लीनियर है ना, लीनियर तो है नहीं है, कहीं पैराबोलिक है, कहीं स्ट्रेट है। तो आईएस कोड ने क्या बोला कि यार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यार एक एक ऐसा स्ट्रेस डायग्राम जो इतना वेरी कर रहा है, उसके लिए रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आईएस कोड ने क्या बोला? आईएस कोड ने क्या बोला कि सबसे पहले तो जे को रिमूव कर दो, ठीक है। जे को रिमूव कर दो और क्यू की जगह हम यूज करेंगे टाउ, ठीक है। टाउ वी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल मतलब एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज या मिनिमम शियर स्ट्रेस के लिए हम कंक्रीट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। आईएस कोड ने बोला कि हम यूज करेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इलास्टिक थ्योरी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें टाउ वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बाई बी डी, ठीक है ना। जे को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। जे को हमने रिमूव कर दिया, तो जो हमारा कर्व ऐसा था, वो कर्व कैसा बन जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, है ना। और लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, बी बाई बी डी, है ना। तो इसको लीनियर करने के लिए और एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए आईएस कोड ने बोला कि आप जे वाला फैक्टर को हटा दीजिए और टाउ वी इक्वल टू वी बाई बी डी यूज कीजिए, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये वी बाई बी डी यूज किया है, इसको आपको डिजाइनिंग में यूज नहीं करना, ठीक है ना। आप जब डिजाइन करेंगे शेयर के लिए, उसमें इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। वी बाई बी डी को ही यूज करेंगे आपसे, ठीक है। वी बाई बीजेडी बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इलास्टिक थ्योरी से कैसा आता है, ठीक है। और क्योंकि वो लीनियर नहीं है और इतना बेरिंग है, तो इसका एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए आईएस कोड ने जे वाला फैक्टर हटाकर उसको सीधा बी बाई बी डी बता दिया और उसका नाम रख दिया नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आईएस कोड का भी देख लेते हैं। चलिए अब मैं स्लाइड को शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया, इलास्टिक थ्योरी पढ़ लिया हमने, है ना। इलास्टिक थ्योरी से क्यू का फॉर्मूला क्या आता है? बी बाई बी जे डी, है ना, ठीक है। और ये पहले पैराबोलिक होता है न्यूट्रल एक्सिस तक, और न्यूट्रल एक्सिस के पास स्ट्रेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इन टेंसाइल जोन द कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी क्रैक्ड एंड नेग्लेक्टेड, ठीक है। कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है? टेंशन, और टेंशन में कंक्रीट अच्छा नहीं होता, तो हम कंक्रीट को ऑलरेडी क्रैक्ड मानते हैं। हम मानते हैं कंक्रीट में क्रैक हो चुका है और कंक्रीट के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए शियर स्ट्रेस डायग्राम हमारा, वैसे तो देखो क्या होता है होमोजेनियस में, होमोजेनियस में पढ़ाया था मैंने, होमोजेनियस ऐसा होता है शियर स्ट्रेस डायग्राम, है कि नहीं, पूरा का पूरा पैराबोलिक। तो यहाँ तक का तो ठीक है, और इसके बाद हम इसको मान लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ से ऊपर तक को मानते हैं पैराबोलिक, ठीक है। ठीक है, ये होता है हमारा आरसीसी के लिए, किसके हिसाब से? इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बी शियर फोर्स है, बी और डी डायमेंशन है, आपको पता ही है। और जे हमारा लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है, डब्ल्यूएसएम में 1 माइनस के बाई 3 होता है और एलएसएम में 1 माइनस 0.42 के, ठीक है। चलिए, ठीक है। आईएस कोड ने क्या बोला? द स्ट्रेस बेस्ड अप्रोच डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू बिहेवियर ऑफ आरसीसी बीम इन शियर, हेंस द इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेस क्यू बाई बीजेडी हैज बीन सिंप्लीफाइड टू मेक द एनालिसिस ऑफ शियर इजियर, ठीक है। एनालिसिस ऑफ शियर को इजी बनाने के लिए आईएस कोड ने बी बाई बीजेडी से जे वाला फैक्टर हटाकर क्यू की जगह टाउ बी लिख दिया, टाउ बी इज इक्वल टू बी बाई बी डी लिख दिया, ठीक है। टाउ बी क्या होता है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉमिनल मतलब एवरेज या फिर तो मिनिमम शियर स्ट्रेस, इतने किलो डिजाइन करना ही पड़ेगा हमें कंक्रीट को, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। आईएस कोड रिकमेंड द यूज ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस फॉर आरसीसी बीम व्हिच मेक द शियर स्ट्रेस डायग्राम यूनिफॉर्म, बताया था मैंने, वो पैराबोलिक और स्ट्रेट की जगह पूरा का पूरा स्ट्रेट बन जाता है, ठीक है। और एनालिसिस लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो तो मैंने बता ही दिया था, एनालिसिस को इजियर बनाने के लिए, इजियर हो गया तो लेस कॉम्प्लेक्स हो ही गया वो, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा इलास्टिक थ्योरी है ना, ये हमारा इलास्टिक थ्योरी है। और ये है जो ये हमारा आईएस कोड ने बताया है, ठीक है ना, वी बाई बी टी, ठीक है, वी बाई बी टी, ठीक है ना, समझ गए ना। तो हमें ये यूज करना है, ठीक है। इलास्टिक थ्योरी यूज नहीं करनी डिजाइन में, हमें कोड का ही वैल्यू यूज करना है, ठीक है ना। टाउ वी इज इक्वल टू वी बाई बी टी, ठीक है। चलिए, ठीक है, इज गिवन बाय टाउ v इज इक्वल टू v बाई बी डी, आपको इसी को याद रखना है बस, ठीक है ना।
यही है आपका मेन फॉर्मूला, इसी को आपको आगे भी यूज करना है डिजाइन में, ठीक है ना, V/VD, ठीक है, समझ गए ना। चलिए कोई डाउट है तो पूछते रहना चैट पे, ठीक है। चलिए तो हमने क्लास 11 जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, हमने ज्यादा पढ़ा नहीं था उस दिन, तो क्लास 12 आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें आज बताऊंगा कि आपको तो ये पता है कि कंक्रीट ब्रिटल होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टील क्या होता है, डक्टाइल, ठीक है, स्टील होता है डक्टाइल, और डक्टाइल मटेरियल आपके टेंशन में बढ़िया होते हैं, ठीक है। आपने वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा इसको, टेंशन में बढ़िया होते हैं, बट शियर में ना ये वीक होते हैं, ठीक है, ठीक है। और कंक्रीट जो है ना, कंक्रीट जो है वो ब्रिटल है कि नहीं, ब्रिटल है वो, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, टेंशन में तो वीक होता है, पता ही है हमें, टेंशन में वीक होता है, ठीक है, टेंशन में वीक होता है, बट शियर में ना बहुत अच्छा होता है, शियर में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल्स, हमेशा ब्रिटल मटेरियल्स का ये प्रॉपर्टी होती है कि शियर वो आराम से झेल लेते हैं, ठीक है। अब लोगों का ये डाउट आया यार, कंक्रीट तो शियर में अच्छा है, अगर कंक्रीट शियर में अच्छा है तो व्हाट इज द नीड फॉर डिजाइनिंग शेयर रिइंफोर्समेंट, है ना, हमें शेयर रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत ही क्या है अगर शेयर में अच्छा है कंक्रीट। तो वही अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे शेयर हमारा कंक्रीट में क्रैक ला सकता है फिर भी, ठीक है, कैसे लाता है वो भी समझते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेयर, डायगोनल टेंशन, ठीक है, शेयर हमारा क्या करता है, कंक्रीट में डायगोनल टेंशन देता है, ठीक है। कैसे, मोटा मोटा बताता हूं मैं, जैसे ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका शेयर लग गया, ठीक है, शेयर तो पता है कैसे लगता है ना, सबको पता है ना शेयर ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे खिंच रहा है कि नहीं, इसके वजह से यहाँ पे खिंच रहा है, एक मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसके वजह से ये ऐसे खिंच रहा है, अब इसके वजह से ये ऐसे खिंच रहा है कि नहीं, तो ये कैसा बन जाएगा बताओ, कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं, ऐसा बन जाएगा कि नहीं, यहाँ पे खिंच गया, यहाँ पे खिंच गया, है कि नहीं, खिंचाव हुई कि नहीं, अगर खिंचाव हुई तो क्या होगा बताओ, क्या हो गया, ये टेंशन हो गया कि नहीं, टेंशन आ गया कि नहीं यहाँ पे, और टेंशन आ गया तो क्या बताया था मैंने, अगर टेंशन आया है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रैक, है कि नहीं, क्या क्रैक बन गया, क्रैक बन गया कि नहीं। इसी क्रैक क्रैक की वजह से हमें रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है, ठीक है, इसी क्रैक की वजह से हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसी क्रैक को रोकने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके रीइंफोर्समेंट देते हैं यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। अब आगे जाके समझेंगे ये रीइंफोर्समेंट क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं हम स्टिरअप्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टिरअप्स, ठीक है। चलिए मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओवरव्यू दे दिया, समझ गए आप, है ना, शेयर ऐसे आता है, समझ गए आप, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेस का ये सिंबल सबको पता है ना, ऐसे शेयर ऐसे ही लगता है, पता है ना आपको, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम अच्छे से भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर अ बीम ए बी सपोर्टेड ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, ये आपका बीम ए बी है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, इसमें आपको लोड लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर लोड लगे हुए हैं। तो हम तीन एलिमेंट्स हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, एक फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर, एक सेकंड एलिमेंट, एक थर्ड एलिमेंट, ठीक है। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पता है ना, सिंपली सपोर्टेड का क्या होता है आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है सिंपली सपोर्टेड का, ऐसा होता है कि नहीं, सबसे ज्यादा मिडिल में होता है, और सपोर्ट पे जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट, है कि नहीं, सपोर्ट पे जीरो होता है। और शेयर वाला डायग्राम कैसा होता है, शेयर वाला डायग्राम कैसा होता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट पे और मिडिल पे जीरो, और यहाँ पे सबसे ज्यादा, है कि नहीं, ये शेयर का है, ये आपका बीएमडी का है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो शेयर लगेगा वो लगेगा बेंडिंग मोमेंट की वजह से, है कि नहीं, बेंडिंग मोमेंट वाला शेयर लगेगा, क्या बोलते थे उसको, फ्लेक्सुरल शेयर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट वाला शेयर, बेंडिंग मोमेंट वाला शेयर कौन सा होता था बताओ, मैंने पहले बताया था ना, पहले वाली क्लास में, हॉरिजॉन्टल शेयर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट में जो शेयर लगता है वो लगता है हॉरिजॉन्टल शेयर, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से शेयर लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसकी वजह से लग रहा है, शेयर फोर्स की वजह से, और शेयर फोर्स की वजह से कौन सा शेयर लगता है हमारा, वर्टिकल शेयर, है कि नहीं, बताया था मैंने आपको, किसी को वर्टिकल शेयर हॉरिजॉन्टल शेयर में कोई डाउट हो ना तो चैट पे पूछ लेना, मैं डायग्राम बना के फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस बीम विल बी एट द मिड स्पैन एंड द मैक्सिमम शियर फोर्स एट द सपोर्ट्स, यानी ये अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा ही होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कुछ सबको याद है ना, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती थी यहाँ पे, WL²/8 है कि नहीं, सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। और ये शियर की वैल्यू क्या होती थी, WL/2 मैक्सिमम शियर, है कि नहीं। तो ये हमारा शियर रीइंफोर्समेंट, शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन है। सबसे ज्यादा शियर यहीं पे लगेगा, मैक्सिमम शियर कहाँ लगेगा आपका, सपोर्ट पे। ठीक है, मैक्सिमम शियर। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर यहीं पर हमारा एलिमेंट 2 था, है कि नहीं। एलिमेंट 1 हमारा यहाँ था, एलिमेंट 3 था हमारा यहाँ पे, और एलिमेंट 2 कहीं बीच में था। ठीक है ना। तो एलिमेंट 1 में शियर स्ट्रेस किसके वजह से होगा, शियर फोर्स की वजह से। एलिमेंट 3 में शियर स्ट्रेस किसके वजह से होगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। और एलिमेंट 2 में आपका दोनों ही काम करेगा, थोड़ा शियर भी काम करेगा और थोड़ा बेंडिंग मोमेंट भी काम करेगा शियर स्ट्रेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, कैसे करेगा, डायग्राम कैसे बनेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, चलिए शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, चलिए लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट 1, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट 1 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी काम करेगा थोड़ा और शियर फोर्स भी काम करेगा। ठीक है ना। तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम बताओ। देखिए ये 1 है, ठीक है। तो 1 कहाँ पर है, टेंसाइल जोन में है ना, तो खिंच रहा होगा ये, है ना। बेंडिंग मोमेंट की वजह से खिंच रहा होगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, है कि नहीं, बेंडिंग मोमेंट ये हो गया। ठीक है, और शियर कैसे लगेगा, शियर मैंने बताया था कैसे लगता है, ऐसे लगता है शियर। मैं कलर चेंज कर देता हूँ शियर का ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो शियर कैसे लगेगा हमारा, ये शियर लग गया, है कि नहीं, ये शियर लग गया। तो एलिमेंट 1 हमारा ऐसा है कुछ। ठीक है, ये किसकी वजह से है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। और ये जो टाउ है यहाँ पे, ये किसकी वजह से है, शियर फोर्स की वजह से। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। चलिए तो हम देख लेते हैं डायग्राम, डायग्राम भी ऐसे कुछ बना हुआ आएगा। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ये कैसे बना यहाँ पे। ये आपका बेंडिंग मोमेंट की वजह से हुआ और ये आपका शियर फोर्स जो वहां पर है उसकी वजह से हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एट द मिड स्पैन द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, मिड स्पैन में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है, और मिड स्पैन में शियर फोर्स जीरो है कि नहीं, शियर फोर्स जीरो है ना। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा एलिमेंट 2 है ना। तो सिर्फ और सिर्फ यही तो काम करेगा, है ना। टाउ काम नहीं करेगा इधर, क्यों नहीं काम करेगा पता है ना, क्योंकि शियर फोर्स मिड पॉइंट पे जीरो है, इसलिए टाउ हमारा जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल शियर काम करेगा, वर्टिकल शियर जो टाउ की वजह से आता था, जो शियर फोर्स की वजह से जनरेट होता था, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। ठीक है, एलिमेंट 2 का, समझ गए ना। एलिमेंट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट 3। ठीक है, एलिमेंट 3 को ध्यान से अब देखना। ठीक है, चलिए एलिमेंट 2 का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो एलिमेंट 2 ऐसा आएगा, वर्टिकल क्रैक बनेगा, सबको ही पता है कि नहीं, है ना। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, तो ये कंक्रीट यहाँ से भागा, ये कंक्रीट यहाँ से भागा, बीच में रह गया खाली खाली स्पेस, और खाली स्पेस रहेगा तो क्या बन जाएगा वहां पे, क्रैक। ठीक है, वर्टिकल क्रैक बनेगा, कैसे बनेगा समझ में आ गया ना। तो इनकेस कभी एग्जाम में कहीं पूछा जाता है कि आपका मिड स्पैन में क्रैक बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्टिकल क्रैक बनेगा, है कि नहीं। उसका डायग्राम बना के यू कैन एक्सप्लेन दैट हाउ द क्रैक फॉर्म्ड एट द मिड स्पैन इज वर्टिकल। ठीक है ना, चलिए। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फिर से ये एक इस मीटिंग का जो इनवाइट है फिर से मैं क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट के रुक जाइए, मैं अभी वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे उनको बता देना, ठीक है ना, कि लिंक शेयर कर दिया है मैंने फिर से, तो फिर से वो वहां से ज्वाइन हो जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझ गए ना हम। तो 1 पे तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों काम कर रहे थे, है ना। तो उसके डायग्राम में शियर फोर्स भी आया, बेंडिंग मोमेंट का बेंडिंग स्ट्रेस भी आया। और आपके 2 पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है,
सिर्फ बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है तो आपका सिर्फ खिंचाव होगा यहाँ पे, है ना, शेयर आएगा नहीं, और शेयर नहीं आएगा तो आपका वर्टिकल क्रैक बनेगा। ठीक है, चलिए कोई कुछ पूछ रहा है तो ठीक है निशान को बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलिए एट द सपोर्ट द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, सबको पता है बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे जीरो है ना, एंड शियर फोर्स इज मैक्सिमम, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, है ना, शियर फोर्स इज मैक्सिमम। तो अगर शियर फोर्स आपका मैक्सिमम है तो आपका फिर कैसा बनेगा डायग्राम बताओ। ये आपका ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये आपका ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो आपका सिर्फ कौन काम करेगा, सिर्फ शियर स्ट्रेस काम करेगा ना इधर, सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस काम करेगा। ठीक है, तो ये यहां से खींचा, ये यहां से खींचा, ठीक है, तो कैसा बन गया, ऐसा बन गया कि नहीं, ऐसा बन गया, खींच रहा है ये यहाँ से, है कि नहीं, शियर स्ट्रेस की वजह से खींच रहा है। और अगर शियर स्ट्रेस की वजह से खींच रहा है वो, तो क्या बन जाएगा, बीच में क्रैक बन जाएगा, कंक्रीट इधर से भागा, कंक्रीट इधर से भागा, बीच में रह गया खाली स्पेस, खाली स्पेस में क्या बन गया, क्रैक बन गया। ठीक है, क्रैक बन गया कि नहीं, क्रैक बन गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग देते हैं इसके लिए शियर स्टिरअप्स। ठीक है, क्या देते हैं, स्टिरअप्स। मैम आपको कल बता रही थी, कुछ कुछ लोग बच्चों को समझ में नहीं आया स्टिरअप्स क्या होता है। तो स्टिरअप कुछ नहीं होता, ऐसे हम बीम्स देते हैं, ऐसे हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, ताकि ये जो क्रैक है, ये जो क्रैक है इसके बीच में हम स्टील दे दिया हमने। ठीक है, इसको कहते हैं स्टिरअप्स, ये भी स्टील का ही होता है आपका। ठीक है, स्टिरअप्स, तो ये आपका इस वाले क्रैक को अरेस्ट करता है, क्या करता है, इस वाले क्रैक को कम करता है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे देते हैं आगे जाके पढ़ते हैं, बाकी मैंने आपको बस बताया है कि क्यों हम ऐसे ऐसे स्टीयर स्टिरअप ऐसे इस डायरेक्शन में देते हैं। ठीक है ना, चलिए लो डायग्राम देख लेते हैं, यही बताया था मैंने। ठीक है, ठीक है ना, सब समझ गए। तो आपका आपके दो एलिमेंट इसमें मेन हो गए, एक एलिमेंट हो गया आपका बीच वाला, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया आपका बीच वाला, यहाँ पर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बेंडिंग स्ट्रेस लगा, शियर स्ट्रेस नहीं लगा इसमें, है कि नहीं, तो उसके वजह से आपका क्रैक कैसा हुआ था, स्ट्रेट हुआ था। और एक एलिमेंट 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो शियर फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा खिंचाव होगा, यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, ठीक है ना। आप क्या है यार, इसका डायगोनल खींच रहा है ना, ये जो डायगोनल है ये इसका डायगोनल है ना, तो इसी में तो खिंचाव हो रहा है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं डायगोनल टेंशन। क्या कहते हैं, डायगोनल टेंशन। ठीक है, तो एक डायगोनल खिंचा, तो एक डायगोनल खिंच गया, जब ये डायगोनल खिंच गया तो क्या होगा, कंक्रीट इधर भागा, कंक्रीट इधर भागा, तो उसके ऑपोजिट डायगोनल में क्रैक हो गया। ठीक है, कितने डिग्री में, 45 डिग्री में। आपको पता ही है वैसे भी स्क्वायर में तो आपका डायगोनल 45 डिग्री पे ही होता है, तो अगर डायगोनल पे क्रैक हो रहा है तो क्रैक भी तो 45 डिग्री पे ही होगा, है कि नहीं। तो बस यही मेरे को आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था कि शियर की वजह से कैसे क्रैक आता है, समझ गए। तो कंक्रीट शियर में बढ़िया तो है, बट शियर की वजह से जो टेंशन इंड्यूस होता है कंक्रीट के अंदर, उसके वजह से क्रैकिंग आती है, समझ गए। तो वो क्रैकिंग को हम अरेस्ट करने के लिए, टू डील विद दिस डायगोनल क्रैक, वी प्रोवाइड शियर रिइंफोर्स। ठीक है, और शियर रिइंफोर्समेंट का सबसे कॉमन रूप है शियर स्टिरअप्स। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिरअप्स। कैसे देते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे वो आपके मेन रिइंफोर्समेंट के साथ लगता है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द मेजर इफेक्ट ऑफ शियर व्हिच इज डेल्ट बाय शियर रिइंफोर्समेंट लाइक स्टिरअप्स। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये बस एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि जो आपका डायगोनल है इस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से डायगोनल हुआ, तो अब ये क्रैकिंग हुई, तो बताओ क्रैकिंग कैसे होगी फिर। ठीक है, तो concrete is very weak in tension, it splits along the diagonal at 45 degree and develops the crack as shown above. ठीक है, राइट हैंड साइड फिगर, ये वाला फिगर। ठीक है, समझ गए ना, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है वैसे भी ड्राइंग करके। This tension which is caused in the tensile zone of the beam due to shear at or near the supports, मैंने कहा था near the support, सपोर्ट के पास ही shear फोर्स सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए सपोर्ट के पास से ही आपका क्रैक होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड diagonal tension which is caused by shear and cannot be resisted by concrete alone. Obvious ही बात है, shear के वजह से diagonal tension हुआ, तो टेंशन तो कंक्रीट सह ही नहीं सकता, इसलिए हमें उस एरिया में स्टील रिइंफोर्समेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो shear reinforcement is provided in the RCC beam to take up the diagonal tension and prevent cracking of the beam. ठीक है, समझ गए सब।
शेयर की वजह से, शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, V/BD, और शेयर की वजह से कैसे क्रैक होता है और उस क्रैक को हम कैसे स्टिरअप्स के थ्रू प्रिवेंट करते हैं, वो सब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी। अब हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरीके के शेयर स्टिरअप्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एलिमेंट दिखा दिया, आपके पूरे बीम में शेयर क्रैक कहाँ से शुरू होता है, कैसे प्रोपेगेट करता है ऊपर तक, किस एंगल में, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये होगी, कहा था मैंने, समझ गए ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेट है, ये देख रहे हो ना स्ट्रेट, मैंने बताया था ना, ये कौन सा एलिमेंट था हमारा, ये हमारा एलिमेंट कौन सा था, ये सेकंड एलिमेंट था कि नहीं। सेकंड एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ने काम किया है ना, तो वो कैसा था, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है, तो सिर्फ खींचा है वो, और सिर्फ खींचा है तो इसलिए सिर्फ स्ट्रेट क्रैक हुआ, देख रहे हो स्ट्रेट है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है देखो 45 डिग्री पे है कि नहीं, 45 डिग्री पे है कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है, शेयर काम कर रहा है, तो शेयर काम कर रहा है तो ऐसा, शेयर यही तो काम कर रहा है, तो ये खींचेगा, ये खींचेगा, है ना, और कैसा बन जाएगा, 45 डिग्री पे हमारा क्रैक बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 45 डिग्री है और मिडिल में आते आते आपका स्ट्रेट हो जाता है क्रैक, है कि नहीं, समझ गए ना। तो ये हमारा क्रैकिंग पैटर्न है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस क्रैक के लिए हम कैसा रीइंफोर्समेंट अप्लाई करते हैं, ऐसा वाला, याद है जो हमने पिछली क्लास अभी तक पढ़ा है, ऐसा वाला क्रैक, ऐसे वाले रीइंफोर्समेंट। और इसके लिए कैसे रीइंफोर्समेंट अप्लाई करते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, स्टिरअप्स, इसको कहते हैं हम स्टिरअप्स, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है इसको क्या कहते हैं, मेन स्टील कहते हैं, AST, है ना। तो एरिया ऑफ स्टील हम डिजाइन कर रहे थे अभी तक, वो इसी के लिए डिजाइन तो कर रहे थे, है ना। इसी का सेक्शन लेके मैं बताता था कि ऐसा सेक्शन है बीम का, है ना। और ये जो रीइंफोर्समेंट होते थे यही होते थे हमारे AST, है ना। ये रीइंफोर्समेंट किसके लिए होते थे, इस वाले क्रैक के लिए, ठीक है ना। और फिर अभी हम पढ़ेंगे ऐसा वाला रीइंफोर्समेंट, ये वाला रीइंफोर्समेंट, ये ठीक है, ये वाला रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्टिरअप्स। तो ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है वो ये है, ठीक है ना। तो ये हम किसके लिए करते हैं, शेयर के लिए, किसके लिए, शेयर के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा रुकता हूँ मैं, कोई मेरे को कुछ डाउट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रैक टेंसाइल जोन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है। जो भी क्रैक हो आरसीसी में, चाहे वो शेयर क्रैक हो, चाहे वो डायगोनल टेंशन क्रैक हो, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्रैक हो, हमेशा टेंशन जोन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड में टेंशन कहाँ बनती है, नीचे बनती है, न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन बन गई, टेंशन बन गया तो वहीं से क्रैक शुरू हो गया, ठीक है। क्रैक हमेशा आपका नीचे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए तो हम अगले स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो कौन से, हमने अभी तक इसी के बारे में तो पढ़ा है। जब एरिया ऑफ स्टील निकालते थे WSM में, LSM में, याद है ना, एरिया ऑफ स्टील निकालते थे एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को हमारा मोमेंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से इक्वेट करके हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालते थे, है कि नहीं। तो वो हम इसकी बात करते थे, इसकी, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करेंगे, अब हम इस वाले रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए होता है, शेयर के लिए, ठीक है। तो यही वाला, ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है वो ये है, ये वाला, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम, स्टिरअप्स, क्या बोलते हैं, स्टिरअप्स, ठीक है। कैसे देते हैं, कैसे आता है, एरिया कैसे आता है, स्पेसिंग कैसे आती है इसकी, सब समझते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो क्रैकिंग कैसे हो रही है सब समझ गए ना। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सर क्रैक, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से हो रहा है। इसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन क्रैक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शियर की वजह से हो रहा है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सर शियर क्रैक, क्यों, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट था आपका, ये एलिमेंट नंबर 1 था ना। एलिमेंट नंबर 1 का डायग्राम क्या था, उसमें शियर स्ट्रेस भी लग रहा था और बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा था, है कि नहीं। तो इसलिए उसको फ्लेक्सर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वजह से, शियर क्योंकि शियर भी उसमें लग रहा है, इसलिए फ्लेक्चरल शियर क्रैक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो at mid span crack will be vertical, flexure cracks due to bending alone, है ना, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग लग रहा है आपका मिड स्पैन में, तो फ्लेक्चर क्रैक बोलते हैं। at और near the support the cracks are inclined at 45 डिग्री, है ना। सिर्फ और सिर्फ shear फोर्स की वजह से वहां पे हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ shear स्ट्रेस की वजह से अगर क्रैक होगा तो किस एंगल में होगा, 45 डिग्री में। कैसे होगा, मैं डायग्राम बना के समझाया था आपको, ठीक है। In between the support and midspan, the crack inclination varies from 45 to 90 degree. Flexure shear crack, है ना, क्योंकि वहां बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा होता है मिड स्पैन और सपोर्ट के बीच में,
मिड स्पैन और सपोर्ट के बीच में जो स्पैन है आपका सिंपली सपोर्टेड में, वहाँ बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा होता है और वहाँ शियर फोर्स भी लग रहा होता है, तो इसलिए वो जो क्रैक का इंक्लिनेशन होता है वो 90 और 45 डिग्री के बीच का होता है। ठीक है, समझ गए ना? तो क्रैकिंग कैसे हो रही है बेंडिंग की वजह से, क्रैकिंग कैसे हो रही है शियर की वजह से, और उसके लिए रीइंफोर्समेंट कैसे दे रहे हैं हम, सब समझ में आया सबको, है ना? ठीक है, बाकी मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका रीइंफोर्समेंट होता है जो एएसटीएम डिजाइन करते थे, ठीक है, और ये आपके होते हैं शियर स्टिरप्स। ठीक है, ये आप ऐसे हम शियर स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वर्टिकल स्टिरप बताया था मैंने आपको, बेंट अप बार विद स्टिरप्स। ठीक है, बेंट अप बार विद स्टिरप मतलब देखिए, जैसे आपका समझ लो कि ऐसा आपका बीम है, ठीक है, ये बीम है आपका, ठीक है, तो उसमें आपने, ये आपका एएसटी है, टेंशन स्टील, ठीक है, तो इसमें से कुछ स्टील क्या होगा, उसको बेंट अप कर देंगे, कैसे, ऐसे, कुछ स्टील को ना ऐसे बेंट अप कर देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम बेंट अप बार। ठीक है, बेंट अप बार। ठीक है, तो ये भी आपका शियर इन्फोर्समेंट के लिए काम करता है। ठीक है, ये भी आपका शियर इन्फोर्समेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये आपका पेंट अप बार हो गया। ठीक है, और आपका जो स्टिरअप होता है वो जो मैंने बताया था ऐसे, एक मिनट यार, पेंट अप बार मैंने बताया था ऐसे लगता है, पेंट अप बार नहीं सॉरी, वर्टिकल स्टिरअप है ना, वर्टिकल स्टिरअप ऐसे लगता है। ठीक है ना, समझ गए ना सब? तो वर्टिकल स्टिरअप आपका ये हो गया, ठीक है, और आपका पेंट अप बार ये हो गया। ठीक है, समझ गए ना? तो ये दो तरीके के दो तरीके के मैंने अभी तक लिखे हैं यहाँ पे स्लाइड में, उन दो तरीके के रीइंफोर्समेंट ये होते हैं। ठीक है, और एक और रीइंफोर्समेंट होता है आपका, वो होता है इंक्लाइंड बार। इंक्लाइंड बार कैसा होता है, आप क्या करेंगे, आप स्टिरअप को स्ट्रेट नहीं रखेंगे, आप इंक्लाइन कर देंगे स्टिरअप को। कैसा, आप ऐसे दे देंगे स्टिरअप को, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट, इंक्लाइंड शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ऐसे दे देंगे आप। ठीक है, तो ये आपका तीसरे टाइप का रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंक्लाइंड स्टिरअप्स। ठीक है, इंक्लाइंड स्टिरअप्स या इंक्लाइंड बार्स। ठीक है, इंक्लाइंड बार्स, ठीक है, या स्टिरअप्स। ठीक है, ये थर्ड टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, इंक्लाइंड स्टिरअप्स। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो ये तीन टाइप के शियर रीइंफोर्समेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया ड्राइंग में। ठीक है, बाकी किसी को डाउट आया, एक मिनट। सर जिस केस में पेंटअप बार लगता है उसमें हैंगिंग बार लगता है या नहीं? देखिए, पेंटअप बार अगर करोगे तो ऊपर जाके किसी ना किसी तो हैंगर बार में जाके सपोर्ट लेना पड़ेगा ना उसको, ऐसे जाके थोड़ी ना वो वहाँ पे बैठ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और वैसे भी एक और बात आप ध्यान रखिएगा, पेंटअप बार कभी भी अकेला यूज नहीं होता। ठीक है ना, पेंटअप बार हमेशा स्टिरअप्स के साथ ही यूज होगा। ठीक है, तो अगर पेंटअप बार स्टिरअप के साथ ही यूज होगा तो स्टिरअप के लिए तो वैसे भी आपको हैंगर बार चाहिए ही ऊपर, है ना? वैसे यार देखो, बच्चों को भी हैंगर बार पता नहीं है, तो जो मैं हैंगर बार की बात कर रहा हूँ वो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? इंक्लाइन स्टिरअप शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन? आपके, आपको पेंटअप बार के डायरेक्शन में होना चाहिए उसको। तो ये तो मैंने आपको बस आपको डिनोट करने के लिए बताया कि देते कैसे हो उसको। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो पेंटअप बार के डायरेक्शन में होना चाहिए, सही कह रहे हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही अभिषेक जी, आया है, स्लैब में यूज होता है क्योंकि स्लैब में ना आपका शेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो पेंटअप बार से काम चल जाता है। ठीक है, वैसे हम स्लैब को डिजाइन नहीं करते शेयर के लिए। ठीक है, आगे जाके जब स्लैब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, स्लैब को सिर्फ शेयर के लिए चेक करते हैं, शेयर के लिए डिजाइन नहीं करते उसको। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, हैंगिंग बार लेके कंफ्यूज मत होना बच्चों, में बता दूंगा हैंगिंग बार क्या होता है। ठीक है ना, चलिए, हैंगिंग बार मोटा मोटा बता दूं, कुछ भी नहीं होता। देखिए जैसे आपका समझ लीजिए, हैंगिंग हैंगिंग बार एक तरीके का आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ही होता है। जैसे आपका बीम है, ठीक है, ये बीम था आपका, ठीक है, तो ये आपके एरिया ऑफ स्टील था, ठीक है नहीं, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था ऐसे, है ना? एक मिनट मैं अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्टील कैसा था, एक, दो, तीन, चार, पांच मान लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील ऐसा था,
तो इसके इर्द गिर्द हम shear reinforcement प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे shear reinforcement आता है तो ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है बट सीधा यही है, ठीक है, सीधा ही मानो इसको, ठीक है, ठीक है। ऐसे शुरू होता है और फिर, ठीक है। तो यहाँ पर इस हैंगिंग बार को, ये जो हैंगिंग बार, ये जो बार है ऊपर shear reinforcement का, उसको वहां पे पकड़ने के लिए हम यहाँ पर हैंगर बार देते हैं, ठीक है ना, हैंगर बार, ठीक है, ऊपर देते हैं, ठीक है, ऊपर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हैंगर बार, ठीक है। इस हैंगर बार का यही पर्पस होता है कि जो shear reinforcement है इसको ऊपर हैंग करके रखने के लिए, समझ गए। ऐसे समझ है अलमारी में हैंगर होता है ना, तो उसमें शर्ट आप टंगा के रखते हैं, वैसे ही स्टिरअप बन जाता है हैंगर बार से, ठीक है ना। तो यही होता है आपका हैंगर बार, ठीक है। बाकी मुझे कुछ कुछ पूछ रहा है, एक मिनट। और सुनो यार, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो इसी इसी से स्टार्ट करेंगे। और आपके, हाँ, क्रैश प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिवली, बिल्कुल सही पवन श्रीराम, ठीक है। चलिए, तो हम ये एग्जिट कर रहा हूँ मैं ये मीटिंग, ठीक है। सेशन 2 का भी लिंक भेजूंगा मैं आपको, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम सेशन 2, ठीक है ना। चलिए, तो अभी सेशन 2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम करते हैं। चलिए, सेशन 1 एंड होता है यहाँ पे, अभी हम सेशन 2 में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, मेरी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, सेशन 2 हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था वर्टिकल सिर्फ पेंटअप बार, इंक्लाइन बार, है ना। मैंने बता भी दिया था कैसे लगते हैं ये, है कि नहीं, बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए, फिर हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, 20 हो गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल सिरप्स का, ठीक है। These are the steel bars vertically placed around the tensile reinforcement at suitable spacing along the length of the bar. मैंने बताया था आपको, है ना। मान लीजिए आप, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपका टेंशन रीइंफोर्समेंट दिया आपने, ठीक है, ये आपका टेंशन रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द हम क्या देते हैं, स्टिरअप देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे स्टिरअप्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी को अगर आप 3D में देखेंगे, इसी को अगर आप थोड़ा 3D में देखेंगे, 3D में ये बीम हो गया, लेकिन तो यही वाला जो रीइंफोर्समेंट है आपका, वही दिखता है यहाँ पे, है कि नहीं, है ना। और ये आपका जो आपके स्टिरअप्स हैं, है ना, वो यहाँ पर है स्टिरअप, है कि नहीं। तो ये स्टिरअप्स जो हैं ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अराउंड दी टेंशन स्टील रीइंफोर्समेंट, है कि नहीं, ठीक है। और आपके ऊपर क्या लगे होते हैं, आपके ऊपर लगे होते हैं हैंगर बार, है कि नहीं, हैंगर बार लगे होते हैं। तो समझ लीजिए आपका हैंगर बार ये है, ठीक है, ये आपका हैंगर बार है, आपका हैंगर बार दे दिया जिसपे आपके स्टिरअप हैंग हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका हैंगर बार है। तो मैं फिर रॉक देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपका ये है आपका हैंगर बार, समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका हैंगर बार है। और ये आपका बीम है, तो बीम को 3D में देख रहे हैं, ठीक है, 3D में देख रहे हैं। इस सेक्शन को हम डिजाइन करते हैं हमेशा, है ना। इस सेक्शन को आप देखेंगे क्लोजली, तो ये सेक्शन बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। और फिर उसमें आपके ये टेंशन रीइंफोर्समेंट होंगे, ठीक है। ये आपके दो हैंगर बार होंगे ऊपर, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द हम क्या दे देंगे, शियर रिंग, ठीक है, ठीक है, शियर रिंग, ये हमारे शियर रिंग, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम वर्टिकल स्टिरअप, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल स्टिरअप, ठीक है, इसी को हम वर्टिकल स्टिरअप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी किसी को डाउट आ रहा है कुछ, देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, अच्छा, राजीव यादव को बता दिया ना हमने, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, वर्टिकल स्टिरअप्स की बात हो गई। ये है वर्टिकल स्टिरअप्स आपके, ये है आपके वर्टिकल स्टिरअप्स, है कि नहीं। ये आप किसी की बात कर रहे थे हम, ये है वर्टिकल स्टिरअप्स आपके, ठीक है। कैसे प्रोवाइड होते हैं वो, ये आपके बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। और ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है बीम का। तो अभी तक हमने इसकी बात करी, जो एरिया ऑफ स्टील निकालते थे डब्ल्यूएसएम में, एलएसएम में, वो हम ये निकालते थे, ये लाल वाला, ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे, वर्टिकल स्टिरअप कैसे डिजाइन करते हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप क्या क्या लिखा है, ठीक है।
The diameter varies from 6 mm to 16 mm. The free ends of stirrups are anchored in the compression zone of the beam to the anchor bars or hanger bars of the compression beam. बताया था मैंने आपको, है ना। जहाँ पर हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम है तो वहां पर तो हमारा ऊपर भी डबली रीइंफोर्स्ड बीम मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक आपको, पर डबली रीइंफोर्स्ड बीम में बेसिकली यही होता है कि अभी तक हम लोग एरिया ऑफ स्टील कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में नीचे, बट डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हम ऊपर भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इसको भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर हमारा सिर्फ टंग जाएगा तब तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है। अगर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं है तो हम ऊपर स्पेशली एक हैंगर बार प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम दो हैंगर बार प्रोवाइड करते हैं, ताकि सिर्फ जब नीचे से उसके अराउंड जाकर ऊपर जाके टंगेगा तो ऊपर टंगने के लिए, मतलब ऊपर वहां पे उसको स्टे कराने के लिए वहां पे बार्स होंगे आपके, जैसे अलमीरा में हैंगर होते हैं। हाँ, डबली में हैंगर बार की जगह मेन बार ही दे देंगे, डबली रीइंफोर्स में तो डबली रीइंफोर्स बीम में तो ऑलरेडी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है ना ऊपर, तो वहां पे अलग से आपको हैंगर बार देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं होता है हमारा मोहम्मद आरिफ, तो हम लोग वहां पे हैंगर बार प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम दो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो शियर रीइंफोर्समेंट है वो सिर्फ से हमारा वहां जाके टंग जाए ऊपर। ठीक है, बस टंगना ही होता है, कपड़े टंगते हैं आपके अलमीरा में वैसे वो टंग जाते हैं ऊपर हैंगर बार के साथ। ठीक है ना, चलिए। Depending upon the magnitude of shear force to be resisted, the vertical strip may be 1 leg, 2 leg, 4 leg and so on. क्या लेग का मतलब क्या होता है यार, आप लोग बोलेंगे 1 leg 2 leg, ये सब क्या है, ये समझ में नहीं आया हमें, तो डायग्राम समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखोगे ना, एक ही लेग है ना, एक ही लाइन है सिर्फ की, जिसको बोलते हैं हम सिंगल लेग। ठीक है, यहाँ पर कितने लगे बताओ, 1 leg 2 leg, 2 leg हो गए ना, तो ये 2 leg सिर्फ हो गया। ठीक है, 2 leg सिर्फ हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 4 leg। ठीक है, अब बंदे बोलेंगे यार ये लगाते कैसे हैं इसको, इसमें कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। आपने पहले ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है इसको पहले आपने लगाया। ठीक है, क्या टंगेगा, शुरू किया यहाँ से, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, इन 4 बीम को टंगा वो, और फिर यहाँ पे टंग गया। ठीक है, तो ये पहला लेग हो गया, और फिर बीच में देखो और 2 बार देना है यहाँ पे, है ना, यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ यहाँ से, ऐसे गया, इस बीम के अराउंड गया, फिर ऊपर जाके टंग गया। ठीक है, कितने लेग हो गए, 1 leg 2 leg 3 leg 4 leg। ठीक है, और फिर ये हो गए 6 leg। ये भी सेम है, आपने पहले बाहर वाला टंगाया, उसके बाद एक अंदर वाला आपने लगाया, फिर आपने एक और अंदर वाला लगाया। कितने लेग हो गए, 1 leg 2 leg 3 leg 4 leg 5 leg 6 leg। ठीक है, तो जैसे 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 आपका शियर फोर्स बढ़ता है, वैसे ही वैसे हमें और भी ज्यादा शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा शियर फोर्स उतने ही ज्यादा लेग चाहिए होंगे हमें सिर्फ। ठीक है ना, जैसे चाहिए होंगे, जब डिजाइन करेंगे आगे जाके हम शियर रीइंफोर्समेंट, तो आपको पता लगेगा कहाँ पर 2 leg, कहाँ पे 3 leg, कहाँ पे कभी कभी 4 leg 6 leg की भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, चलिए। अमेंडमेंट कुछ नहीं होता है, जैसे अगर आपका आईएस कोड में कोई मिसप्रिंट हो गया, कभी कोई वैल्यू उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, गलत लिख दी, तो उसको सही करने के लिए वो अमेंडमेंट जारी करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि यार ये वैल्यूज जो आपके आईएस कोड में है ना, इनको सही कर लीजिएगा, उनकी सही वैल्यूज ये है। ठीक है राजीव, आप जो ये आज की क्लास का सेशन 1 है उसकी रिकॉर्डिंग में देखेंगे ना, तो शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया अमेंडमेंट क्या होता है, कौन सा अमेंडमेंट जरूरी है इस वक्त हमारे लिए। ठीक है, एंकरेज लेंथ क्या, देखिए ऋतिक, अभी एंकरेज लेंथ की बात नहीं करेंगे हम, अभी हमने बॉन्ड की बात नहीं की है। ठीक है, एंकरेज लेंथ है, समझ लीजिए कि बेसिकली उतना लेंथ होता है जो स्टील का कंक्रीट के अंदर होना चाहिए, ताकि कंक्रीट से स्टील स्लिप करके बाहर ना निकल जाए। ठीक है ना, क्या होता है, कैसे होता है, बॉन्ड शेयर के बाद हम बॉन्ड पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एंकरेज लेंथ। ठीक है ना, चलिए। तो वर्टिकल स्टिरअप में आपके 4 टाइप के होते हैं, सिंगल लेग 2 leg 4 leg 6 leg, और भी लेग के होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका शियर फोर्स कितना आता है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, तो सेम स्टेप से नहीं बनाते ना हम वीरेंद्र जी, हम सेम स्टेप से नहीं बनाते। देखिए, जो आपका ये जो है बाहर वाला, इसको हमने एक सिरप से बनाया, ठीक है, और अंदर वाला अलग सिरप से बनाया। ठीक है ना, सेम सिरप यूज नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए, नंबर ऑफ हैंगर बार नंबर ऑफ मेन बार के बराबर होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर मेन बार ऑलरेडी है तो हैंगर बार की जरूरत ही नहीं है, और अगर मेन बार नहीं है ऊपर तो हम हैंगर बार लगाते हैं। ठीक है,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ हैंगर बार शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मेन बार। अगर मेन बार्स है तो हैंगर बार की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। और राजीव कुछ बोल रहे हैं कि थोड़ा लाउड बोलने के लिए, मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, प्लीज ग्रुप पे बता दीजिएगा, वैसे मैं लाउड बोलने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद मेरा, हाँ चलिए, आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना, आवाज क्लियर आ रही है ना, अब और ज्यादा क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, चलो ओके, लाउड एंड क्लियर बता दिया पवन श्रीराम ने मेरे को, तो ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट डिजायरेबल टू क्लोज, टू यूज क्लोजली स्पेस सिरप फॉर बेटर प्रिवेंशन ऑफ डायगोनल क्रैक्स, ठीक है। क्या होता है, ये आपका बीम है, ठीक है ना, यहाँ से क्रैक शुरू होता है और हम यहाँ पे सिरप्स लगाते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, जो इनकी स्पेसिंग है, ये ये होती है स्पेसिंग, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्पेसिंग जितना कम हो सके उतना ही बढ़िया है, क्यों, जितना कम होगा उतना ही तो वो क्रैक को ज्यादा अच्छे से प्रिवेंट कर पाएगा, है ना। तो इसलिए बोलता है, ठीक है, क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड लेग सेम सिरप का होना चाहिए, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं होता है कि आपका वो दोनों सेम का होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, आपका तरीका भी सही है। आप बोल रहे हैं कि पहले यहाँ से गए, ऐसे गए, फिर इस वाले बार को लिया, फिर ऐसे गए, है कि नहीं। और ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है वही हम समझेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट पे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, बेंट ऑफ बार अलोंग विद वर्टिकल सिरप, ठीक है। बेंट ऑफ बार मैंने बता ही दिया था क्या होता है कि नहीं, क्या होता है, जैसे आपका ये बार, आपका ये बीम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, आप अगर कोई, क्या आपका मेन रीइंफोर्समेंट है, तो कुछ मेन रीइंफोर्समेंट को आप बेंट अप कर देंगे, ठीक है, बेंट बेंट करके अप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बेंट अप बार होता है, ठीक है। और बेंट अप बार कभी भी अकेला यूज नहीं होता, ठीक है, इसके साथ हमेशा आपका वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट भी होता है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, मेरे को कोई डाउट पूछता है, सब बताऊंगा यार ऋतिक, ठीक है, स्पेसिंग का फॉर्मूला ही बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि बार होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं स्लाइड के बाद ही चैट को एंटरटेन करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो बेंटअप बार ऐसे होते हैं, मोटा मोटा मैंने बता दिया कैसे होते हैं बेंटअप बार, ठीक है। बेंटअप बार कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं, बेंटअप बार हमेशा वर्टिकल सिरप के साथ यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ बीम कैन बी बेंट अप नियर द सपोर्ट, नियर द सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर द सपोर्ट, क्यों, क्योंकि सपोर्ट के पास ही तो शियर फोर्स ज्यादा है, तो जहाँ पे शियर फोर्स ज्यादा है वहां पर हम कुछ टेंशन रीइंफोर्समेंट को बेंट अप कर देंगे, ठीक है। वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट बेंडिंग मोमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, जो हम एरिया ऑफ स्टील करते थे वो किसके लिए डिजाइन करते थे, किसके लिए डिजाइन करते थे, बेंडिंग मोमेंट के लिए, है कि नहीं। और बेंडिंग मोमेंट आपको सपोर्ट के पास कम होता है, सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट कम होता है, डिक्रीजेस, है ना। तो वहां पर आपका जो टेंशन रीइंफोर्समेंट दी है उसकी जरूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको बेंट अप कर देते हैं, ठीक है, उसको बेंट अप कर देते हैं, ठीक है। अब फिर ये जो बेंट अप बार है वो किसको झेलता है, शियर को, ठीक है, शियर के लिए हम इसको बेंट अप कर देते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इज वेरी लेस नियर द सपोर्ट, बताइए हम लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। These bent up bar resist the diagonal tension, ठीक है। Equal number of bars are to be bent on both sides to maintain symmetry, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके आपने, आपका ये बीम है, ठीक है, ये आपका टेंशन रीइंफोर्समेंट है, तो यहाँ पे आपने अगर दो बार्स को बेंट अप किया है तो इस साइड भी आप दो बार्स को बेंट अप करेंगे, ठीक है ना। ये बस इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए, these bar can be bent up more than one point uniformly along the length of the beam. These bar are usually bent up at 45 डिग्री, 45 डिग्री पे क्यों करते हैं बताओ, मैंने बताया था ना, सपोर्ट के पास जो क्रैक्स होते हैं वो कितने डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं। तो अगर 45 डिग्री पे होते हैं तो हमारा रीइंफोर्समेंट भी किस डिग्री में होना चाहिए, अगर इफेक्टिवली उसको प्रिवेंट करना है तो 45 डिग्री पे। इसलिए जो बेंट अप बार करते हैं, जब बेंट अप करते हैं तो उसमें एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ उस बेंट अप बार का, वो 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है हमारा, ठीक है, मैंने बताया था ये हमारा बेंट अप बार है, ठीक है, ये हमारा ये हमारा बेंट अप बार है कि नहीं। और जो अल्फा है ये
45 डिग्री होता है जनरली, ठीक है ना। ये 45 डिग्री होता है, ये बेंट अप बार है। और ये आपका वर्टिकल स्टिरअप्स है, ठीक है। जो शियर इन्फोर्समेंट, वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट होता है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये सपोर्ट है आपका, सपोर्ट के पास आ गए हैं हम। सपोर्ट के पास हमने एरिया ऑफ स्टील जो है उसको बेंट अप कर दिया है, बेंट अप, ठीक है। और एच का मतलब क्या है, स्पेसिंग, स्पेसिंग और शियर इन्फोर्समेंट, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, अभी पता लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये स्लाइड भी एंड हो गई, ठीक है। चलिए किसी को डाउट अगर आया है, ठीक है। देखिए L/3 पे ही क्यों देते हैं, क्योंकि देखो L/3 और L/4, ठीक है, कोई भी हो वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमने हमने बस एक थंब रूल बना लिया है, ठीक है। कोई उसका कोई डेरिवेशन नहीं है उस चीज का। एक थंब रूल है कि हम लोग सपोर्ट के पास जितना पास आएंगे, मतलब सपोर्ट से 25 L/4 डिस्टेंस तक या सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस तक, वहां तक हम बेंट अप बार देंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद हमारा शेयर फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो L/3 सपोर्ट से L/3 या L/4 डिस्टेंस तक हमारा जो शेयर फोर्स है वो काफी ज्यादा रहता है, ठीक है ना। और वहां पे उस वाले स्पैन में जो L/4 का स्पैन होता है सपोर्ट से, वहां पे हमारा शेयर फोर्स ज्यादा होता है और बेंडिंग मोमेंट कम होता है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर कम है तो एरिया ऑफ स्टील कम चाहिए, तो एरिया ऑफ स्टील कम चाहिए तो कुछ एरिया ऑफ स्टील को हम बेंट अप कर देंगे, ठीक है, L/4 डिस्टेंस से, ठीक है ना, बेंट अप कर देंगे, ठीक है, शेयर को झेलने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयर ज्यादा है और बेंडिंग मोमेंट कम है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन नहीं है इसका, ये बस एक थंब रूल है कि L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट से हम बेंडिंग अप ऑफ द बार कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सेंटर पे प्रोवाइड क्यों करोगे आप, शियर तो आपका शियर क्रैक शुरू कहाँ से हो रहा है, शियर सेंटर पे प्रोवाइड क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो सेंटर पे आपका शियर ज्यादा नहीं है ना, सेंटर पे तो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। तो शियर तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो क्रैक कैसा होता है, वहाँ वर्टिकल होता है, बताया था मैंने। तो उसके लिए एरिया ऑफ स्टील कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, नीचे एरिया ऑफ स्टील आ गया आपका, है ना। तो स्ट्रेट क्रैक है वहां पे, तो एरिया ऑफ स्टील नीचे हमने दे दिया स्ट्रेट, ठीक है। पर आपका जो शियर है, आपका जो शियर है वो आपका सपोज, एक मिनट, हाँ एक मिनट। हेलो, सॉरी, हाँ वो कोई आ गया था तो इसलिए मेरे को थोड़ा जाना पड़ा, ठीक है। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सेंटर पे प्रोवाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि सेंटर पे शियर ज्यादा होता ही नहीं है, सेंटर पे तो बेंडिंग मोमेंट क्रिटिकल है, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट क्रिटिकल है तो हम टेंशन फील दे रहे हैं नीचे स्ट्रेट, है ना। और हमारा बेंट अप बार हम सपोर्ट के पास इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेंट अप बार में सिरप कैसे यूज करते हैं, अरे बेंट अप बार में सिरप थोड़ी यूज करते हैं, बेंट अप बार में तो मेन स्टील यूज कर रहे हैं ना, सिरप तो हमारा सीधा ही होता है, ठीक है। ये तो हमारा सीधा सीधा जा ही रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप ये जो ये वाला जो सिरप है ना, ये जिससे टंगा हुआ है नीचे, उसको बेंट अप नहीं किया है हमने, ठीक है। जैसे अगर हमारे अगर चार चार स्टील हमने प्रोवाइड किए हैं नीचे, चार चार बार नीचे प्रोवाइड किए हैं, तो वी विल बेंट अप ओनली 2 आउट ऑफ दोज, ठीक है ना। सिर्फ 50% स्टील जो हमारा नीचे है उसी को बेंट अप करेंगे, ठीक है। तो 50% तो नीचे रह गया ना, वो तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट गया सपोर्ट तक, तो वहां पर उसके साथ हमारा सिरप टंग गया। और जो हमारे दो स्टील रह गए जहाँ पे सिरप नहीं टंगा उसके साथ, उसको हमने बेंट अप कर दिया, ठीक है ना। अब अगर देखिए समझ लीजिए, जैसे आपको 3D में बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। 3D जैसे ये समझ लीजिए 3D है, ठीक है, ये 3D है, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ स्टील ये है, ठीक है। तो इसके साथ तो हमारा टंग गया जो कोने के दो हैं, जो कॉर्नर के दो बार है उसके साथ हमारा शियर शियर रिइंफोर्समेंट टंग गया, ठीक है। और ये जो बार है आपका, जो ये बार है ना, इसको हम बेंट अप कर देंगे, ठीक है, इनको हम बेंट अप कर देंगे, ठीक है। और जो ये वाले बार हैं ये स्ट्रेट जाएंगे,
ठीक है, ये स्ट्रेट चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो बार है वो है ये वाला जो स्ट्रेट टू स्ट्रेट गया है, देखिए ये बेंड अप नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो बार है वो ये है जो बेंड अप हुआ है। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना, ये 3D डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इससे समझ गए ना आप? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बेंट अप बार विथ वर्टिकल सिरप, वो तो बता ही दिया था मैंने आपको अभी। ठीक है, ये जनरली आपका तब यूज होता है, जब का शेयर फोर्स ना काफी ज्यादा होता है। तो शेयर फोर्स काफी ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके वर्टिकल सिरप की जरूरत बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें स्पेसिंग जो होती है ना, जितना देखिए जितना शेयर ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्टिकल सिरप चाहिए होगा, और जितना ज्यादा वर्टिकल सिरप चाहिए होगा उतना ही कम होगा उसका स्पेसिंग। तो कभी कभी क्या होता है, शेयर फोर्स इतना ज्यादा आ जाता है कि स्पेसिंग जो होती है ना, जो स्पेसिंग होती है वो काफी कम आती है डिजाइन करने से। तो अगर स्पेसिंग बहुत कम आएगी तो स्टील ही स्टील आ जाएगा वहां पे। जब कंक्रीट पोर करोगे उसके अंदर तो कंक्रीट को आप अच्छे से फैला ही नहीं पाओगे। तो इसलिए वो स्पेसिंग को थोड़ा सा ज्यादा रखने के लिए हम क्या करते हैं, बेंट अप बार भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो वर्टिकल सिर्फ जो शेयर के डिजाइन हो रहा है वो आपका कम हो जाए। ठीक है, बेंट अप बार भी, बेंट अप बार के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, आगे जाके जब डिजाइन करेंगे ना हम उसमें समझेंगे कि बेंट अप बार भी आपका कितने से, समझ लीजिए शियर फोर्स हमारा 100 किलो न्यूटन का आ रहा है, तो बेंट अप बार 50 किलो न्यूटन से ज्यादा का शियर रेसिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जितना शियर आ रहा है उसका 50% से ज्यादा शियर बेंट अप बार रेसिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 50% वर्टिकल सिर्फ को रेसिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेंट अप बार आपका शियर फोर्स ही तो हैंडल कर रहा है, जो शियर फोर्स आपका डायगोनल शियर फोर्स लग रहा है आपका डायगोनली, उसी को तो रेसिस्ट कर रहा है आपका वर्टिकल बेंट अप बार, है ना। बेंट अप बार हो चाहे वर्टिकल सिर्फ, तो वो है तो शियर फोर्स के लिए ही ना, तो शियर फोर्स के लिए ही यूज हो रहे हैं दोनों के दोनों, है कि नहीं। तो डायगोनल डायगोनल टेंशन जो हो रहा था हमारा, डायगोनल टेंशन की वजह से कंक्रीट में क्रैक आ रहा था कि नहीं, उसी डायगोनल टेंशन जो क्रैक आ रहा है उस क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए, उस क्रैक को जो फोर्स ओरिजिनेट कर रहा है, कौन सा फोर्स है, डायगोनल टेंशन, उसी फोर्स को झेलने के लिए वर्टिकल सिर्फ और बेंट अप बार्स हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्लाइन सिर्फ ऑल्सो प्रोवाइडेड, इसमें कुछ नहीं होता है यार, देखिए अभी हमने बेंट अप बार की बात करी थी कि नहीं, बेंट अप बार की बात की थी, वैसे ही बेंट अप बार की तरह ही होते हैं, 45 डिग्री पे प्रोवाइड होते हैं ये। ठीक है, इसमें हम शियर रीइंफोर्समेंट, देखिए समझ लीजिए कि ये आपका मेन रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ठीक है, ये आपका मेन रीइंफोर्समेंट है, इसमें बेंट अप बार यूज नहीं करते। ठीक है ना, बेंट अप बार यूज नहीं करते, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इंक्लाइन सिर्फ। ठीक है, इंक्लाइन सिर्फ कैसे होते हैं, ये होते हैं इंक्लाइन सिर्फ, ये ये ये, ठीक है, ये आपके इंक्लाइन सिर्फ है। ठीक है ना, समझ गए ना। ठीक है, समझ लीजिए ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट से क्रैक कैसे बनते हैं मैंने बताया था आपको, है कि नहीं, क्रैक ऐसे बनते थे, ऐसे ऐसे क्रैक बनते थे, है कि नहीं, ऐसे ऐसे क्रैक बनते थे। तो इसी क्रैक को अरेस्ट करने के लिए हम, ये आपके क्रैक्स हैं, है ना, शियर क्रैक है किसकी वजह से, डायगोनल टेंशन की वजह से, है ना। तो इसी शियर क्रैक को झेलने के लिए हम इंक्लाइन सिरप दिए हैं। ठीक है, इंक्लाइन सिरप देते हैं। ठीक है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ठीक है ना, ठीक है, इंक्लाइन सिर्फ कंटिन्यूस पूरे बीम में देते हैं कि देखिए क्या होता है कि आपका इंक्लाइन सिर्फ देते हैं पूरे बीम में ही है। ठीक है, उनके बीच की जो स्पेसिंग है ना वो बढ़ जाती है मिडिल में आते आते, देखिए जितना स्पेसिंग ज्यादा होगा उतना ही सिर्फ कम यूज होगा, है ना। तो आपके सपोर्ट्स के पास जो इंक्लाइन सिर्फ होता है उसकी स्पेसिंग कम होती है क्योंकि वहां पे शेयर ज्यादा होता है। ठीक है, और मिडिल में जहाँ पे शेयर फोर्स है ही नहीं या फिर कम है, वहां पे इंक्लाइन सिर्फ बहुत कम देते हैं हम, स्पेसिंग उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, वहां पे स्पेसिंग आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर देते हैं पर बहुत कम देते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा हम सपोर्ट पे देते हैं। ठीक है ना, चलिए समझ गया ना, तो ये शेयर क्रैक का आया, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इंक्लाइन सिरप दिया। ठीक है, इंक्लाइन सिरप। ठीक है, और कौन से एंगल पे दिया, 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे। ठीक है ना, समझ गया ना क्रैक कैसे होता है। ठीक है, चलिए समझ गए। ठीक है ना, ऐसे हो रहा था क्रैक, ऐसे हो रहा था।
तो क्रैक को झेलने के लिए हमने इंक्लाइन सिरप यूज कर लिया। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ सिरप भी हमारा हो गया। देखिए, अगर आपने बेंट अप बार यूज कर लिया तो बताइए, बेंट अप बार अगर यूज कर लिया तो इंक्लाइन सिरप की जगह बचा क्या वहाँ पे? देखिए, या 3 तरीके के आपके होते हैं। एक तो आप वर्टिकल सिरप अकेला दे दिया उसको, ठीक है, या फिर आपने बेंट अप बार दिया अलोंग विद वर्टिकल सिरप, ठीक है। पर अगर आपने इंक्लाइन सिरप दिया तो इंक्लाइन सिरप ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप इंक्लाइन सिरप आपने यूज कर लिया ऑलरेडी, तो आप वर्टिकल सिरप या फिर आप बेंट अप बार क्यों यूज करोगे उसके साथ, है ना। स्टील तो महंगा है ना, तो हम लोग जहाँ पर इंक्लाइन सिरप है वहाँ पे हमें वर्टिकल सिरप या बेंट अप बार यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और बाकी जो सेकंड टाइप का था बेंट अप बार अलोंग विद वर्टिकल सिरप, वो कब यूज करते हैं? जब शियर फोर्स हमारा काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दे आर प्रोवाइडेड, देखिए, दे आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। किसी ने पूछा था मुझसे ये, ठीक है, ठीक है, शियर, ठीक है। चलिए, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है, यहाँ से हमारा डिजाइनिंग का पार्ट शुरू होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टाउ सी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, ठीक है। ये आपके दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है आपको क्या होता है? एफसी के, तो यूज करते हैं डिजाइनिंग में पहले एफसी के, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, और आपका परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, ठीक है। स्टील तो मैंने बताया था आपको, स्टील भी तो यूज हो ही रहा है ना शियर को असिस्ट करने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट, टेंशन स्टील, ठीक है ना। ऊपर अगर स्टील दिया हुआ है कंप्रेशन साइड में तो उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई रोल प्ले नहीं होता। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं, जो रीइंफोर्समेंट आपके सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर कोई भी बीम हो, उसके टेंसाइल टेंसाइल फेस में जो रीइंफोर्समेंट दे रखा है स्टील का, उसका परसेंटेज कितना है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला को याद है ना, क्या होता था? AST, एरिया ऑफ स्टील अपॉन बी इंटू डी इंटू 100, सबको याद ही है ये तो, है ना। निकाल लेंगे ना इसको, तो यहाँ से हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील आएगा, ठीक है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे सब समझ लिए M20 है, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है कि नहीं। तो इन दोनों के बदौलत, इन दोनों के हिसाब से हमारा IS कोड में एक टेबल दे रखा है जिसमें हमारा टाउ सी की वैल्यू दे रखी है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ सी, ठीक है, ठीक है। LSM से करेंगे यार, LSM से करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, इंक्लाइन तो ऑब्वियसली बेंट अप बार से ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, है ना। क्योंकि बेंट अप बार तो आप इतने स्पेसिंग में दे नहीं पाओगे, जितने अगर आपको बहुत कम स्पेसिंग में चाहिए तो उतने कम स्पेसिंग में दे नहीं पाओगे, क्योंकि जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है उसका सिर्फ 50% यूज कर पाओगे ना आप, तो मैंने बताया था उसका सिर्फ और सिर्फ 50% यूज कर पाओगे आप, ठीक है ना, एज अ बेंट अप बार, ठीक है। तो अगर ज्यादा शियर है और आपको इंक्लाइन रीइंफोर्समेंट देना ही देना है, तो आप इंक्लाइन सिरप यूज करेंगे, ठीक है, बेंट अप बार यूज नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है, ठीक है। और ये जो शेयर का डिजाइन है ना, LSM से करेंगे हम लोग, ठीक है ना, WSM से नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से तो फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, द shear स्ट्रेंथ ऑफ RCC दैट इज टाउ सी, है ना, दैट इज गिवन इन द IS कोड, ठीक है। वो कितना है वो भी देखते हैं हम अगले स्लाइड पे, ठीक है। चलिए, एक मिनट, हाँ, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखेंगे, इसके बाद का देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए नॉमिनल, एक मिनट। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है। चलिए अब पेज नंबर 72 आपका IS कोड का जो है वो खोल के रखिएगा, ठीक है, उसी की चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 72 प्लस 40, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा पेंसिल से, इनको आपको यूज करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो वहां से हम बात करेंगे नॉमिनल, जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है ना वो सभी यहाँ पर है, बस IS कोड में कहाँ कहाँ है और क्या क्या लैंग्वेज है IS कोड का वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। IS कोड रिकमेंड द यूज ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, मैंने बताया था आपको VU/BD होता है ना, ठीक है। VU है, ठीक है, यू का मतलब फैक्टर्ड, ठीक है ना, फैक्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई शेयर फोर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और वो फैक्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना।
1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका व्यू आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका व्यू आएगा, उसको आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है, टाउ वी निकालने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ बताया था मैंने आपको, क्या होता है इसका, किससे डिनोट करते हैं, टाउ सी से, टाउ सी से, ठीक है। टेबल 19 आपका वही टेबल 19 आपका वहीं पर पेज नंबर 72 के आसपास ही गिवन है, ठीक है ना। टेबल 19 ऑफ IS 456 स्टिपुलेट्स द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव मतलब नीचे, जैसे आपका बीम है, ठीक है, तो बीम आपका बेंड हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपका टेंशन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेंशन, ठीक है, पॉजिटिव टेंशन जो हमारा नीचे होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है, पॉजिटिव टेंशन, ठीक है। तो सिर्फ टेंशन में जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी का परसेंटेज हम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ को निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता ही है, AST/BD × 100, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से टाउ सी की क्या वैल्यूज होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आपका जो टाउ वी है, तो बेसिकली हम दो चीज़ों को, एक तो हम टाउ वी निकालेंगे और एक हम टाउ सी निकालेंगे, ठीक है। तो हम टाउ वी और टाउ सी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी डिजाइनिंग होगी, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है, तो हमें शेयर इन्फोर्समेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, शेयर इन्फोर्समेंट चाहिए ही चाहिए। बट अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी है, टाउ सी तो क्या है, टाउ सी आपका वो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, कंक्रीट इतना शेयर स्ट्रेस झेल सकता है विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। टाउ सी का मतलब है वो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो कंक्रीट झेल सकता है विदाउट गिविंग शेयर स्टिरअप या कोई भी शेयर रिइंफोर्समेंट दिए बिना भी कंक्रीट इतना शेयर स्ट्रेस तो झेल सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा टाउ वी जो हमारा एक्सटर्नल लोड की वजह से आ रहा है वो अगर टाउ सी से कम हुआ, ठीक है, तो हम मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट देंगे, कितना देंगे, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट कितना होता है, कैसे निकालते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बाकी अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, उसमें आपको टाउ सी की वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए इस टेबल को, तब तक मैं देखता हूँ किसी को कुछ डाउट आया है। VU मतलब फैक्टर्ड शियर शियर स्ट्रेस नहीं, शियर फोर्स, ठीक है ना, फैक्टर्ड शियर फोर्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। VU मीन्स फैक्टर्ड शियर फोर्स, ठीक है, सॉरी शियर फोर्स, शियर शियर फोर्स, ठीक है, ठीक है। बाकी सब लोग ये टेबल देखिए, समझ में आ रहा है ना, इस टेबल से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्या होगा आपका क्वेश्चन में आपका ये गिवन रहेगा, कंक्रीट जो ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है वो गिवन रहेगा, ठीक है ना, ये गिवन रहेगा। और ये AST/BD बताया था, अगर ध्यान से दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, AST/BD × 100, ठीक है। या तो गिवन रहेगा या तो आपको निकालना होगा, निकाल तो लेंगे यार, निकालना तो आता ही है, क्या है मुश्किल है इसमें, एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया, उसको BDA डिवाइड कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए आपका टाउ सी का वैल्यूज आता है, ठीक है। जैसे अगर M15 है और आपका 0.25% आपका टेंशन स्टील है, ठीक है, PT है, तो आपका टाउ सी क्या होगा, 0.35, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे, फिर हम ये निकालेंगे, उसके हिसाब से हमारा टाउ सी का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो टाउ सी का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, कंक्रीट के ग्रेड पे और परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड स्लैब इज इक्वल टू K टाउ सी, ठीक है। ये अभी आप इतना ध्यान मत दीजिए, जब हम आगे जाके स्लैब पढ़ेंगे ना उसमें हमें समझ में आएगा K टाउ सी क्यों होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्लैब का जो डेप्थ होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर स्लैब का डेप्थ कम होता है तो आपका जो स्लैब का जो एरिया होता है, जो आपका कंक्रीट का इफेक्टिव एरिया होता है जहाँ पे क्रैकिंग नहीं होती, वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए स्लैब का जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो नॉर्मल बीम से ज्यादा होता है, ठीक है। कैसे होता है, जब हम स्लैब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों यहाँ पे K टाउ सी है और क्यों स्लैब में आपका शियर स्ट्रेंथ, तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होता है टाउ सी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा टाउ वी, है ना, वो क्या होता था, VU/BD, ठीक है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा टाउ सी,
वो किस पे डिपेंड करता था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और एक अभी आएगा टाउ सी मैक्स, ठीक है, टाउ सी मैक्स, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप तीन चीजें निकालेंगे, एक टाउ बी, तो आप निकालेंगे टाउ सी, और फिर हम निकालेंगे टाउ बी टाउ सी मैक्स, ठीक है, टाउ सी मैक्स, ठीक है। तो अगर आपका टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी है तो आप डिजाइन करेंगे शियर रिइंफोर्समेंट पर अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स भी हो गया, टाउ सी मैक्स आपका टाउ सी से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपका टाउ वी टाउ सी मैक्स से ही बड़ा हो गया तो आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी बीम की, ठीक है। आप डिजाइन विजाइन कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे यार डेप्थ ऑफ बीम बढ़ाओ क्योंकि टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा है आपका टाउ वी, तो टाउ वी टाउ सी से ज्यादा होगा, ठीक है, हम डिजाइन कर देंगे। पर अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा हुआ तो हम लोगों को सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ द shear strength of the concrete beam is less than nominal shear strength due to load coming on the beam then shear reinforcement is to be provided। ये तो होता ही है, अगर टाउ सी आपका टाउ बी से कम है तो आपका shear reinforcement डिजाइन होगा। पर अगर nominal shear strength in the beam this shear reinforcement shall not exceed the shear stress maximum टाउ सी मैक्स, ठीक है। जो टाउ बी है वो टाउ सी से ज्यादा तो हो सकता है पर वो टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। if nominal shear stress is greater than the maximum shear stress that is tau c max then section has to be redesigned। redesign मतलब आप आपका d बढ़ा देंगे, ठीक है, डेप्थ बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे डेप्थ, क्योंकि टाउ v क्या होता है, du by bd, तो ब्रेड, ठीक है। तो अगर d बढ़ा देंगे तो टाउ v कम हो जाएगा, और अगर टाउ v कम हो जाएगा तो टाउ v हमारा टाउ सी मैक्स से कम आ जाएगा, ठीक है। टाउ सी मैक्स का भी, टाउ सी मैक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। टाउ सी किस पे डिपेंड करता था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, है ना। पर टाउ सी मैक्स जो है, टाउ सी मैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली, ठीक है। इसका एक टेबल है, वैसे इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू 0.63 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। ये आपका टाउ सी मैक्स का शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कभी आपको टेबल नहीं मिल पाया एग्जाम में तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेना टाउ सी मैक्स का, ठीक है। और इससे आप टाउ वी को कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके टेबल तक पहुंचते हैं फिर मैं आपके डाउट को एंटरटेन करता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये आपका टेबल है, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से टाउ सी मैक्स, पेज नंबर 73 आपके आई एस कोड का टेबल 20 में गिवन है, ठीक है। ये दोनों टेबल मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। स्लैब वाला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये मैंने बता दिया ना। हाँ बिल्कुल सही है, स्लैब में बीम से कम क्लियर कवर इसलिए देते हैं क्योंकि तो स्लैब का आपका डेप्थ कम है, तो आप क्लियर कवर ज्यादा दे देंगे उसमें तो आपका आपका स्लैब का जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कम हो जाएगा, है ना। पर हमें स्लैब को भी तो अंडर रीइंफोर्स बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए स्लैब में, और वैसे भी स्लैब जो होता है ना आपका आपका बीम जो होता है वो बिल्डिंग के बाहर वाला बिल्डिंग के बाहर बनता है बीम, ठीक है। और स्लैब जो होता है बिल्डिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो बीम में आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए भी बीम में हमें क्लियर कवर ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर कवर किस लिए होता है, आपका रीइंफोर्समेंट को करोजन से बचाने के लिए, आपका जो अंदर स्टील है वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में ना आए और उसमें करोजन ना हो, इसलिए हम क्लियर कवर देते हैं, ठीक है। तो बीम तो आपको बाहर होता है, आपके बाउंड्री में होता है, बिल्डिंग के जो बाउंड्री में जो वो बीम होता है, तो वहां पर क्लियर कवर ज्यादा देना पड़ता है। बट स्लैब तो अंदर होता है बिल्डिंग के, तो इसलिए उसमें क्लियर कवर की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। Sir, tau c depends on grade of concrete and PT both, and tau c max depends only on the grade of concrete। बिल्कुल सही राजीव यादव, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना, यहीं पर हम क्लास एंड करेंगे आपकी, ठीक है ना। तो आज हमने एक तो पढ़ा टाउ बी, जल्दी जल्दी आपको मैं ड्राइंग करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने पढ़ा आज टाउ बी, ठीक है। टाउ बी क्या होता है, डी यू बाई बी डी, ठीक है। और आपका बी यू क्या होता है, फैक्टर्ड होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टर्ड होता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था टाउ सी, ठीक है। टाउ सी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है और परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक होता है टाउ सी मैक्स, ठीक है। टाउ सी मैक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे डिपेंड करता है, ग्रेड ओनली, ठीक है। तो ये आपके तीन शियर स्ट्रेस के फॉर्मूलेज हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें निकालने पड़ते हैं किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें ये तीन चीजें निकालनी पड़ती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ते हैं, कैसे कंपैरिजन होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है।
टाइप्स ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट बता दिया था मैंने आपको। वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट, उसमें 1 लेग होता है, 2 लेग होता है, 4 लेग होता है, 6 लेग शियर रीइंफोर्समेंट होता है वर्टिकल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हमने बेंट अप बार। बेंट अप बार वो होता है जो एरिया ऑफ स्टील अपन नीचे देते हैं, उनमें से हम 50% को बेंट अप कर देते हैं, कहाँ पे, सपोर्ट के पास, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट कम होता है, शियर फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे हम बेंट अप बार करते हैं। बेंट अप बार कभी भी अकेले यूज नहीं होता, हमेशा वर्टिकल सिर्फ के साथ यूज होता है, ठीक है। तो हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं, फिर आज क्लास एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डिजाइनिंग का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, तो क्लास एंड करते हैं हम, ठीक है। चलिए, बाय बाय, मंडे को मिलते हैं। डाउट रिश्ते क्या बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में आपका डाउट बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। आप ऋतिक अपना डाउट रखिएगा, ठीक है ना, डाउट याद रखिएगा, मंडे को पक्का पढ़ेंगे डाउट आपका, ठीक है ऋतिक, ठीक है। चलिए।